वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज आपका स्वागत है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर थर्ड में। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर वन एंड लेक्चर टू में काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस कर लिया था, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओम्स लॉ बेसिकली होता क्या है? ओम्स लॉ बेसिकली ये होता है कि मैंने यहाँ लिख दिया उसका डिफिनेशन। ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ टू पॉइंट is directly proportional to the electric current flow through the conductor in a electric circuit। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो इंड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इलेक्ट्रिक करंट जो कि कंडक्टर से पास करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ में बेसिकली ये बताता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी इलेक्ट्रिक करंट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये कि अगर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी घटेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट का साइन हमें हटाएंगे और इक्वल टू लगाएंगे तो कांस्टेंट की जगह पे हमें आर देना पड़ेगा। आर मतलब क्या? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कांस्टेंट हटाकर हमें रेजिस्टेंस लगाना होगा। ठीक है, तो वी से पोटेंशियल डिफरेंस, आई से इलेक्ट्रिक करंट एंड आर से रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स ओम्स लॉ का फॉर्मूला हो गया। और एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अगर वोल्टेज हमें निकालना होगा तो उसका ये फॉर्मूला हो गया V इक्वल टू आई आर। तो और हमें ओम्स लॉ यही बताता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, तो ओम्स लॉ बेसिकली इतना ही होता है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना। उसका फॉर्मूला आप याद रखें V इक्वल टू आई आर। ठीक है, जो कि काफ़ी यूज़फुल होंगे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेजिस्टेंस है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम लोग जान लिया कि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है? रेजिस्टेंस का मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, to resist the flow of current through it। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक किसी भी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो है ना वो अपोज करेंगी। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करती है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली रेजिस्टेंस होता क्या? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करती है, अपोज करती है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं आर से, और ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो बाय द ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो इसमें आ तो रेजिस्टेंस था, तो हम अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना चाहें तो इसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? आर इधर लाएंगे तो आर इज इक्वल टू वी बाय आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो आप इससे न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज़फुल होगा ये फॉर्मूला, तो आप इसे ज़रूर याद करें। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसमें एक और पॉइंट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एक रेजिस्टेंस होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हम लोगों ने देख लिया कि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, बट ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये चेंज होगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है क्या? मैं लिख देता हूँ, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट, इट इज अ कंपोनेंट यूज्ड टू regulate current without
चेंजिंग द वोल्टेज। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है क्या? वेरिएबल रेजिस्टेंस एक कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। ठीक है, अगर हम नॉर्मल रेजिस्टेंस से अगर इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करें तो उसमें वोल्टेज भी कम हो, वोल्टेज भी चेंज हो सकता है, बट ये वेरिएबल रेजिस्टेंस एक ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा डिवाइस है, ऐसा कंपोनेंट है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करने के लिए विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। वोल्टेज को बिना चेंज किए हुए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट कर सकते हैं। ऐसे कंपोनेंट को वेरिएबल रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक हमारा रियोस्टेट है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा रियोस्टेट। रियोस्टेट होता क्या? रियोस्टेट बेसिकली एक डिवाइस होता है। ठीक है, रियोस्टेट एक बेसिकली डिवाइस होता है जो कि यूज़ किया जाता है रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप एक लाइन में सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रियोस्टेट होता है क्या? रियोस्टेट बेसिकली एक डिवाइस होता है जो कि रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। चेंज का मतलब क्या? अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है किसी भी सर्किट में तो उसमें रियोस्टेट को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, उसे भी घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, तो बेसिकली रियोस्टेट जो है रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग रियोस्टेट यहाँ पे समझ लिया। रियोस्टेट होता है क्या? ऐसा डिवाइस जो कि रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है एक रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होता? हमने रियोस्टेट देख लिया, रेजिस्टेंस देख लिया, अब एक रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर होता कंडक्टर हैविंग सम appreciable रेजिस्टेंस। ऐसा कंडक्टर, रजिस्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है, ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास कुछ एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस का ये मतलब कि उसके पास कुछ अलग तरह का कुछ क्या आप बोल सकते हैं यूनिक तरह का जो है इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने का तरीका होता है। ठीक है, एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस होता है रजिस्टर के पास। ठीक है, तो आप सिंपली एक लाइन में इतना बोल सकते हैं, बाकी इसमें कोई डिटेल जानने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स डिपेंड रेजिस्टेंस। क्या क्या फैक्टर्स है जो कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं? तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर डिपेंड रेजिस्टेंस। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जिस पे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? अगर हम किसी भी कंडक्टर का लेंथ, मानिए कोई वायर है, ठीक है, तो वायर का लेंथ हम जितना बढ़ाएंगे उतना उसमें रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। वायर का लेंथ जितना कम करेंगे उतना उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आप इसे एक तरह से ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, resistance is directly proportional to the length of conductor। ठीक है, एंड सेकेंड हमारा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। फैक्टर डिपेंड्स रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शन में जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो ये जो है अगर हम जितना एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना एरिया कम करेंगे उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा, रेजिस्टेंस घटाएंगे तो एरिया बढ़ेगा। ठीक है, एंड थर्ड हमारा है नेचर ऑफ द मटेरियल।
ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ द मटेरियल। तो नेचर ऑफ द मटेरियल से क्या लेना देना है इससे, रेजिस्टेंस जो, अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर अच्छा है तो उसमें जो है रेजिस्टेंस तो कम होगा, सीधी सी बात है। अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास करवा रहा है कोई भी कंडक्टर, जैसे कि कॉपर वायर, सिल्वर वायर, ये सब क्या होता है, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। तो इसमें जो है रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ थर्ड पॉइंट ये बोला गया, नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे रेजिस्टेंस जो है डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एंड फोर्थ इज टेम्परेचर, ठीक है। फोर्थ इज टेम्परेचर। अगर किसी भी चीज़ का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई मेटेलिक कंडक्टर है, अगर उस कंडक्टर का हम टेम्परेचर हाई करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर लो करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आप इसमें ये भी लिख सके रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, बट इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला में यूज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमारा निकल के आ चुका है कि देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल लेंथ, ठीक है, और आर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू दी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो अगर इसे हम इक्वेशन 1 माने, इसे इक्वेशन 2 माने, तो ये क्या हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी एल अपॉन ए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रॉ एल बाय ए, ठीक है। ये रॉ होता है, रॉ का साइन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रॉ एल बाय ए, तो ये रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, इसे हम लोग रॉ बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रॉ एल बाय ए, ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये हमारा हो गया एरिया, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये जो है रॉ जो होता है ना, रॉ ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, वो वेरिएबल नहीं होगी, ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। जैसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस देखा था वो कांस्टेंट होता है, वैसे ही रॉ कांस्टेंट होगा, इसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और बच के इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक बिल निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। बाय बाय गाइस।